Hello everyone and welcome again to the Swami Vivekanand Institute and myself Dr. आरती मलिक जो आपको केमिकल साइंस पढ़ा रही हूँ। तो आज हम जो है केमिकल बॉन्डिंग का अगला क्या देखेंगे, लेक्चर देखेंगे। पहले में हमने केमिकल बॉन्डिंग में क्या देखा था कि क्यू एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है, ल्यूइस की थ्योरी दी गई, ऑक्टेट थ्योरी या ऑक्टेट रूल जिसको कहते हैं। उसके बाद वीबीटी आई, वीबीटी के बाद जो है वेस्पर थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी। तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में बताया था। ये बताया था कि एटम्स जो है किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की किस किस तरीके से बॉन्डिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। दो तरीके होते हैं, आइदर बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। तो ये चीज़ें पढ़ ली थी हमने। कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। थोड़ा थोड़ा ये बेसिक देखा था। अब हम देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड किन टाइप के एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और कौन से टाइप के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये देखेंगे। एक और टाइप का बॉन्ड होता है जिसको कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? जैसे आपके मेटल्स होते हैं, सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सब हुआ, तो क्या होगा कि मेटल्स के जो एटम होते हैं ना, जैसे इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरा एटम मेटल का, ये तीसरा एटम। तो जैसे दो एटम को मैं ले लेती हूँ, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये दो एटम्स है किसी भी मेटल के। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके न्यूक्लियस के साथ भी क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है, और जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्टेड होता है। तो सेम क्या होगा, अगर एक एटम है, इसका न्यूक्लियस है, तो ये अट्रैक्ट करेगा इधर वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को भी, इधर के को भी, इधर के को भी, इधर को भी। तो इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बनती है कि जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और बीच बीच में न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस जो है सारे इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्टेड होता है। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम, ये कोई पर्टिकुलर बॉन्ड या शेयरिंग टाइप नहीं होती, इट इज लाइक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सराउंडिंग एटम्स। तो इसको हम कहेंगे क्या, मेटेलिक बॉन्ड। इसके बारे में बस इतना ही था। आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर ये देखेंगे, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मेटेलिक बॉन्ड को। तो अब एक चीज ये है कि जितने भी हमने बॉन्ड पढ़े तीन तरीके के, आयनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक, ये आइडियल बॉन्ड है। कोई भी बॉन्ड आपका 100% आयनिक है या नहीं है, जरूरी नहीं है कि कोई भी बॉन्ड बने वो पूरा आयनिक हो। उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी हो सकता है, कोवेलेंट के अंदर आयनिक भी हो सकता है, मेटेलिक के अंदर भी आयनिक हो सकता है, कोवेलेंट हो सकता है। तो ये आइडियल फॉर्म है, मेटेलिक, आयनिक और कोवेलेंट। अगर हम इन तीनों बॉन्ड को एक ट्रायंगल के तीन कॉर्नर से रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बॉन्ड ऐसे आएंगे जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मेटेलिक, लिथियम के अंदर प्योरली मेटेलिक बॉन्ड होता है, तो क्या होगा, F2 के अंदर प्योरली कोवेलेंट होता है और CSF के अंदर प्योरली आयनिक होता है। बाकी जितने भी होंगे वो इसकी साइड पे एग्जिस्ट करेंगे या सेंटर में। जो साइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे सल्फर हुआ, आर्सेनिक हुआ, टिन हुआ, तो इसका मतलब इनके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट और मेटेलिक दोनों टाइप की होगी। ओके, मतलब उसके अंदर बॉन्डिंग के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा और मेटेलिक कैरेक्टर भी होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आ जाता है, किसके अंदर ज़्यादा होगा, कम होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं नेट के एग्जाम में। तो वो पढ़ेंगे हम फजान रूल के अंदर। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक रूल है, फजान रूल, जो बताता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है या नहीं है, और उनका क्या बोलते हैं, कंपैरिजन कैसे करोगे। अगर दो तुमको आयनिक कंपाउंड दे दिए हैं तो किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, ये देखने के लिए ऐसे ही ये वाला जो एज है, ये ट्रायंगल का ये वाला एज रिप्रेजेंट करता है मेटेलिक और आयनिक बॉन्ड, और ये वाला कोवेलेंट और आयनिक, और इसके सेंटर में जो होंगे वो उसके अंदर तीनों बॉन्ड आएंगे। कहने का मतलब ये था
कि बहुत ही कम बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो प्योरली आयनिक या प्योरली कोवेलेंट हो। ज़्यादातर बॉन्ड्स ऐसे मिलते हैं जो मिक्सचर होते हैं दोनों टाइप का, आयनिक भी और कोवेलेंट भी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट टाइम। लास्ट टाइम हमने ऑक्टेट जो रूल था या लुईस की जो थ्योरी थी उसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वो क्या थी, कैसे थी और उसके क्या फेलियर्स थे, वो सब डिस्कस किया था। वीबीटी के बारे में मैंने थोड़ा बताया था कि वीबीटी क्या थी। वीबीटी क्या बताती है? वीबीटी कहती है कि वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर। अब हम देखेंगे अगला कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी को अच्छे से कर लिया तो केमिकल बॉन्डिंग से जो क्वेश्चन आएगा उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट का ओरिजिन कैसे हुआ? सबसे पहली चीज, किसी भी चीज का क्या होता है, ओरिजिन होने के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है। ऐसे नहीं, मतलब कोई भी चीज अगर इवॉल्व हुई है, किसी भी चीज की एकदम से डिस्कवरी हुई है, तो उसकी नीड होती है, उसके पीछे कोई रीजन होता है। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के पीछे की कहानी क्या है? वो ये है कि वीबीटी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल हुई थी। जब कोई एक थ्योरी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल होती है तो फिर उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरीज आती है, नए कंसेप्ट्स आते हैं। तो वैसे ही आया था हाइब्रिडाइजेशन। चलिए इसको देखते हैं क्या हुआ था, कैसे फेल हुई थी ये। तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल लेना होगा CH4 का, दैट इज मीथेन। सबको पता है CH4 दैट इज मीथेन। मीथेन को हम पहले वीबीटी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वीबीटी क्या कहता है। वीबीटी कहता है कि आपके पास सबसे पहले वीबीटी के में क्या करना होता है, सेंट्रल एटम को देखिए। सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 दैट इज 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 एंड 2p2। ये होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में समझने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम को पकड़ के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो 1s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हुआ 1s, ये हुआ 2s और ये हुआ 2p। बाहर वाला शेल कौन सा है? ये। तो हमें जब हम बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ बाहर वाले शेल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बाहर वाले शेल या ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे काम के सिर्फ ये है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। जब किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो जो सेंट्रल एटम होता है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, अगर एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जो 2s में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, ये अनपेयर होके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक एक इलेक्ट्रॉन इन तीनों में। ये 2s है और ये है 2p। वीबीटी क्या कहती है कि वैलेंस शेल के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं? इसके पास 4 हैं, तो दैट मीन्स कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो सकता है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन अब एक चीज जो मैंने आपको भी बताई थी, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ये है इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्योंकि कभी भी जब भी कोई एटम जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्साइटेड स्टेट हायर स्टेट होती है, ग्राउंड लोअर होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? कोई भी एटम अगर आपका है और उसको जब दूसरा एटम बॉन्डिंग के लिए अप्रोच करेगा तो वो दोनों एटम जब क्लोज आएंगे तो एक उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और जहाँ पे अट्रैक्शन होगा वहाँ पे एनर्जी, वहाँ से उसको एनर्जी क्या होगी, मिलेगी, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँचाती है। तो ये हुआ एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ।
हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, तीसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और चौथा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। ठीक है, तो ये बना CH4 मॉलिक्यूल। हमें नहीं पता अभी इसका बॉन्ड एंगल क्या है, क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री है, मैंने इसको ऐसे ही बना दिया। अभी मैं टेट्राहेड्रल ना ड्रॉ करके इसको सिंपल ड्रॉ करती हूँ ऐसे। अभी हमें नई आइडिया है कि क्या है। तो ये बना CH4 मॉलिक्यूल। अकॉर्डिंग टू वीबीटी इस तरीके से CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे क्या कहानी है, इसके अंदर जो बॉन्ड बना है ना, वो कार्बन का यहाँ पे 2s ऑर्बिटल यूज हुआ और इसका 1s। हाइड्रोजन का हर जगह 1s ऑर्बिटल यूज हो रहा है हर एक बॉन्ड के बनने में, क्योंकि हाइड्रोजन के सिर्फ 1s में ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, कार्बन का यहाँ पे 2s ऑर्बिटल यूज हो रहा है एक जगह और बाकी जगह यूज होगा 2p ऑर्बिटल, 2p 2p एंड 2p। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल कार्बन ने 2s यूज किया, 3 यूज किए 2p। 4 बॉन्ड बने हैं कार्बन के अंदर, 4 CH बॉन्ड बने हैं, जिनमें से एक CH बॉन्ड बना है 2s और 1s की ओवरलैपिंग से और 3 CH बॉन्ड बने हैं 2p और 1s की ओवरलैपिंग से। यानी कि यहाँ पे किसी एक बॉन्ड में ओवरलैपिंग अलग है और बाकी 3 में सेम है। इन तीनों में सेम टाइप की ओवरलैपिंग और इसमें अलग टाइप की ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि 2p और 2s की एनर्जी में डिफरेंस होगा ना, 2s की एनर्जी कम होगी 2p के कंपैरिजन में, एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड भी अलग बनेगा। तो ये वीबीटी ऐसा कह रही है अभी तक कि ये चारों बॉन्ड में से 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए कोई से भी, और कोई सा एक बॉन्ड अलग होना चाहिए। सपोज करो ये 3 बॉन्ड एक जैसे और ये चौथा बॉन्ड अलग होना चाहिए, ऐसा वीबीटी कहती है। लेकिन जब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटली CH4 को के बॉन्ड लेंथ वगैरह मेजर की गई, तो देखा गया कि चारों बॉन्ड्स तो आइडेंटिकल थे। मतलब अगर वीबीटी के अकॉर्डिंग जाए तो कोई एक बॉन्ड अलग होना चाहिए था, उसकी बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा होती बाकी 3 के कंपैरिजन में, उसका नेचर अलग होता। बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सब चीजों में उसके सारे पैरामीटर्स बाकी 3 से अलग होते, 3 के एक जैसे होते। बट जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो चारों बॉन्ड्स का नेचर सेम था, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, सब कुछ चारों की एक जैसी थी। तो अब क्या हुआ, वीबीटी यहाँ पे क्या हुई, फेल हुई इस चीज को एक्सप्लेन करने में कि ये चारों जो है सेम कैसे आ गई। वीबीटी तो कह रही थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, एक 2s ऑर्बिटल होगा, 3 2p ऑर्बिटल होंगे कार्बन के, सीधा सीधा बॉन्डिंग करेंगे, ये बन जाएगा। बट ये तो इसको तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है वीबीटी। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया कंसेप्ट दिया गया, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे रोल आता है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बताएगा कि ये क्यों हुआ है ऐसा, चारों बॉन्ड एक जैसे कैसे हो गए जबकि बने अलग अलग ऑर्बिटल्स से थे, होने अलग अलग चाहिए थे। तो हाइब्रिडाइजेशन को अब हम समझेंगे क्या होता है। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में है कि हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीटली एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसको एक्सपेरिमेंटली आप नहीं डिटरमाइन कर सकते। सबसे पहला पॉइंट ये नोट करना है, अगर कभी भी कहीं भी पूछ लिया जाए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा कंसेप्ट है, इट इज कंप्लीटली अ थ्योरेटिकल स्टेप। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो एक कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंटली उसको मेजर नहीं किया जा सकता। हाइब्रिडाइजेशन है क्या, इसके अंदर वर्ड आया है हाइब्रिड। व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड आपने बहुत कुछ सुना होगा, आजकल की बहुत सारी स्पीसीज में हाइब्रिड वो आ रहा है, जैसे ग्रेन्स में आता है चावल हाइब्रिड, गेहूं हाइब्रिड। हाइब्रिड हम क्या होता है हाइब्रिड कि जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को लेके उनको मिक्स कर दिया जाए और कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर उन दोनों के कैरेक्टर्स हों। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि जैसे कि एक आपने रेड कलर लिया, ठीक है, और दूसरा लिया वाइट कलर और दोनों को मिक्स करके आपने बनाया पिंक कलर।
तो जो पिंक कलर होगा ना उसके अंदर व्हाइट भी है और रेड भी है, दोनों के कैरेक्टर्स आ गए हैं। तो वी कैन से दैट पिंक इज द hybrid color of red and white. In similar way, gray is the hybrid color of black and white. तो हाइब्रिड का मतलब जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला के कुछ ऐसा बनाते हैं जिसके अंदर उन दोनों या तीनों जितनी भी चीजें आपने मिक्स की हैं सबके कैरेक्टर्स आ जाए। आजकल जो हाइब्रिड फसलें हैं उसमें क्या करते हैं कि दो अलग अलग शीड्स लिए अलग अलग टाइप के और उनके अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिक्स करके एक हाइब्रिड बना देते हैं, यानी कि उसके भी अच्छे कैरेक्टर चूज किए और दूसरे के भी। तो ये होते हैं हाइब्रिड शीड्स वगैरह। अब हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये पूरी वो कंप्लीट हुई है स्टेटमेंट, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन। अब वापस से CH4 का केस देखते हैं इसको समझने के लिए। CH4 में क्या था, कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का, तो ये था, यहाँ तक सीधा लिख लेते हैं 2s और 2p, एक एक इलेक्ट्रॉन। मैंने सीधा इसकी एक्साइटेड स्टेट लिख दी है कार्बन की। CH4 के फॉर्मेशन के टाइम में जो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट होगी वो ऐसी होगी, 2s में एक इलेक्ट्रॉन अभी देखा था और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि यहाँ पे जो है ना प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एटॉमिक किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग से पहले सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वैलेंस शेल के, जिनको बॉन्ड बनाना होता है, वो आपस में इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होके सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जैसे ये ऑर्बिटल है 2s और 2p, इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये 2s हुआ, ये हुआ 2p, ठीक है। तो 2s की एनर्जी अलग है, 2p की एनर्जी अलग है, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। ये क्या होंगे, ये दोनों मिक्स होंगे और 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी जो हो कैसी हो, बिल्कुल एक जैसी हो, आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये 4 नए ऑर्बिटल्स बने, इनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन से जस्ट पहले जो आपका सेंट्रल एटम होता है दैट इज कार्बन इन केस ऑफ मीथेन, तो कार्बन जो होगा उसके जो आउटर मोस्ट के ऑर्बिटल होंगे जैसे s और p है, इनसे बॉन्ड बनना है, तो इनकी एनर्जी अलग अलग है, ये आपस में मिक्स होंगे और उतने ही नंबर में सेम क्या बनाएंगे, नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इनकी एनर्जी एक जैसी होगी, इनकी अलग अलग थी एक जैसी थी। अब बॉन्ड फॉर्मेशन में प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं, ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए CH4 में जो बॉन्ड बना है ना, अब हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए CH4 के केस में चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, क्योंकि वो बॉन्ड प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से नहीं बने हैं, वो बॉन्ड बने हैं किससे, बिटवीन द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड sp3 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। इसको कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिड ये कहलाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, एक s और 3 p ऑर्बिटल यूटिलाइज हुए हैं। ओके तो इसीलिए क्योंकि सारे सेम टाइप की ओवरलैपिंग से बने हैं, sp3s इसमें भी, sp3s इसमें भी, तो इसीलिए चारों बॉन्ड एक जैसे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है अच्छे से कि ये कैसे बना और कैसे सारे के सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल थे। ये तो हमने CH4 का केस देखा। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ से क्या निकल के आई, हाइब्रिडाइजेशन इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या नियरली सेम हो।
आसपास हो एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी में डिफरेंस ना हो, उस टाइप के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होके नए ऑर्बिटल्स को बनाते हैं सेम नंबर में। इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट है। ओके, सबसे पहला पॉइंट है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सेम और नियरली सेम एनर्जी। पहला पॉइंट तो ये है कि एनर्जी जो है, जो ऑर्बिटल मिक्स होने जा रहे हैं उनकी एनर्जी या तो सेम हो या नियरली सेम हो। जैसे कार्बन के केस में 2s के साथ 2p मिक्स हुआ, 2s के साथ 3s मिक्स नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 2s के साथ 3d मिक्स नहीं हो सकता, 3s के साथ 3p हो सकता है, 3s के साथ 3p के साथ 3d हो सकता है। तो मतलब ऐसे ऑर्बिटल मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी आसपास हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी में डिफरेंस के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स नहीं हो सकते। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया था आपको कि इस तरीके से होता है। सेकंड, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नंबर में नए ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एग्जाम्पल, एक ऐसा ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हो रहा है, ठीक है, तो जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो 2 बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक s और एक p मिक्स हुआ, इसको कहेंगे sp और इनको कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp sp। तो जितने 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए 2 नए बने, 3 मिक्स होंगे, अगर एक s और 2 p मिक्स हुए तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको कहेंगे हम sp3 ऑर्बिटल्स, सॉरी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनको कहेंगे। तो एक s और 2p मिक्स हुए 3 नए बने, एक s 3p मिक्स होंगे तो 4 नए बनेंगे। जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। और जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो p जैसे दिखते हैं शेप में, बट इनका एक लोब छोटा होता है और एक लोब होता है बड़ा, बस इतना डिफरेंस होता है। p के दोनों लोब बराबर होते हैं, p में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक लोब में ज़्यादा होती है, एक लोब में कम होती है, ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है ऑर्बिटल्स बिलोंग टू द सेम एटम। जो ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं वो सेम एटम के होते हैं। जैसे अब कंफ्यूज नहीं होना है कि CH4 के केस में कि कार्बन और हाइड्रोजन के एटमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, नहीं, सिर्फ सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वैलेंस शेल के वही मिक्स होते हैं। दैट मीन्स कि जो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं वो सेम एटम के होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम के मिक्स नहीं होते। नेक्स्ट है ऑर्बिटल्स शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, ये मैंने बता दिया। इट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। आइसोलेटेड एटम में ये नहीं होता, ये मैंने बताया था कि ये सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो तभी एप्लीकेबल होता है जब किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होना होता है। अगर कोई एटम ऐसी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, आइसोलेटेड एटम है, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं होता है। फिल्ड, हाफ फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन दिस। वीबीटी कहती थी कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड के बनने में। ये डिफरेंस है हाइब्रिडाइजेशन और वीबीटी में। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि सब तरह के करते हैं, हाफ फिल्ड हो, फुल फिल्ड हो या फिर एम्प्टी हो, इवन एम्प्टी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये कहती है हाइब्रिडाइजेशन। इट इज फॉर द सिग्मा बॉन्ड। ये कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट चीजें हम थ्योरीज ये पढ़ेंगे, चाहे वीबीटी हो, हाइब्रिडाइजेशन हो, एमओटी हो, सब सिग्मा बॉन्ड के लिए, पाई बॉन्ड के लिए इनमें से कोई भी नहीं है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। Hybrid orbitals arranged around the central atom in a manner to minimize repulsion between them and hence provide the geometry to the molecule। तो ये लाइन क्या कहती है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कह रही है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, और वही देता है क्या, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल को। CH4 में देख लेते हैं, कार्बन कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, 4। तो ये चारों ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके बीच में कम से कम रिपल्शन हो। इन केस ऑफ CH4
ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अगर इनके बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री रख दिया जाएगा तो इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन आता है। तो ये अपने आप को 109 डिग्री पर अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज हुए। मैंने इसका छोटा लोब ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ बड़े वाला लोब ड्रॉ किया है। ज़्यादातर ये होता है कि छोटे वाले लोब को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, हाइब्रिड ऑर्बिटल के सिर्फ बड़े वाले लार्ज लोब को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाले के साथ H एटम यहाँ ओवरलैप करेगा, इसके साथ यहाँ और इसके साथ यहाँ, ठीक है। इसको ये वाला पोर्शन इसको कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं ओवरलैपिंग। तो कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और इसकी शेप को ये ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये होगी इसकी शेप ज्योमेट्री, मतलब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये सेंट्रल एटम के चारों तरफ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि इनके बीच मिनिमम रिपल्शन हो। रिपल्शन मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी इनके बीच में उतना स्टेबल क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना होता है तो वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। स्टेबल जितना ज़्यादा होगा तो वही ज़्यादा बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बताते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में। तो ये भी इसीलिए भी ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एग्जैक्ट डिटरमाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ बीच में, क्योंकि आगे आप क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे, कितने टाइप का होता है, कैसे, फिर वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे किस मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री निकालनी है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था वो क्या बताया था, सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम, सबसे पहला पॉइंट है कि जो मिनिमम नंबर में हो, यानी कि जिसकी संख्या सबसे कम हो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो सेंट्रल एटम होगा, पहला पॉइंट। जैसे यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन। तो पहला पॉइंट मैंने बताया जो मिनिमम नंबर में होगा, उसके अकॉर्डिंग इसके केस में नाइट्रोजन भी एक है, हाइड्रोजन भी एक है, इसमें सल्फर सिर्फ एक है, बाकी सारे ज्यादा है, इसमें सिर्फ कार्बन है। दूसरा पॉइंट है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो सेकंड पॉइंट आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, नेगेटिविटी, ठीक है। अब जैसे इसके गैस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, इसमें सल्फर की कम है, ठीक है, इसमें कार्बन की कम है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये दोनों ध्यान रखने हैं, कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। तो ये 3 पॉइंट्स ध्यान करते हुए सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमने इसमें देखा सबसे कम संख्या में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, मैंने कह दिया हाइड्रोजन हो नहीं सकता, तो ये तो गया, तो कौन हुआ सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन। इसके केस में क्या हुआ, इसमें भी सिर्फ सल्फर ही अकेला एक है, बाकी ये 2 है, ये 4 है, तो सिर्फ सल्फर सेंट्रल एटम हुआ, इसमें भी सीधा सीधा कार्बन हुआ। तो हाइड्रोजन कभी नहीं हो सकता, हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा साइड एटम होंगे। बाकी जो सबसे कम संख्या में हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो, वही आपका सेंट्रल एटम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में, जानते हैं थोड़ा सा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नेचर क्या होता है और ये किस टाइप के होते हैं। मैंने अभी बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसके लॉब सिमेट्रिकल नहीं होते, पी ऑर्बिटल जैसा दिखता है बट एग्जैक्ट वैसा नहीं होता। इसमें क्या होगा, डिफरेंस ये है कि इसका एक लोब लार्ज होता है, दूसरा लोब होता है स्मॉल। ओके, तो इसमें हम क्वेश्चन कई बार एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर से भी आ जाता है, वो भी पता होना चाहिए। जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में पी बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल, जैसे sp में एक s होता है, एक p होता है, तो ये s जैसा दिखेगा क्योंकि इसके अंदर 50% s है। जैसे आपसे कोई पूछे कि sp के अंदर s कैरेक्टर कितना है, एक आपने s मिक्स किया, एक p मिक्स किया, तो दोनों के अंदर कितना 1/2 1/2 हुआ,
यानी कि 50% एस कैरेक्टर और 50% पी कैरेक्टर। तो ये एस जैसा दिखेगा, नीचे की तरफ जा रहे हैं जैसे पी बढ़ता जा रहा है, sp2 sp3, तो ये पी जैसा दिखता जा रहा है, तो एस कैरेक्टर घटता जाएगा। अगर आपने एक एस और दो पी मिक्स कर दिए तो अब इसके अंदर क्या होगा, 1/2 ये, 1/3 ये, 2/3 ये और 2/3 ये। ठीक है, तो एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि सिर्फ एक एस है, दो पी है, तीन में से टोटल एक एस दो पी, sp3 के अंदर और घट जाएगा। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp से sp3 आगे बढ़ता जाएगा, एस कैरेक्टर घटता जा रहा है और ऑर्बिटल जो है पी जैसा दिखता जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा स्फेरिकल था, यहाँ पे थोड़ा ऐसा हुआ पी जैसा, और पी जैसा हुआ, तो पी जैसा दिखता जाएगा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो एस कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन से आप एस और पी कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है sp, जिसके अंदर s ऑर्बिटल और कोई भी p ऑर्बिटल, एनी p ऑर्बिटल क्यों लिखा है, s आपका एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल भी इसको कहते हैं, स्फेरिकल नॉन डायरेक्शनल। p ऑर्बिटल, बाकी के ऑर्बिटल्स जो होते हैं pdf वो डायरेक्शनल होते हैं। कैसे समझेंगे इसको, कोई भी एक सर्कल है तो वो किसी डायरेक्शन में नहीं होता, वो सारी डायरेक्शन में एक जैसा है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह एक जैसी है, तो ये नॉन डायरेक्शनल नेचर का है। p में क्या है, अगर px में इसको लूँ तो px में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि x डायरेक्शन में। py में अगर py लूँ तो y डायरेक्शन में है, तो इनके अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, बाकी ऑर्बिटल्स में s में डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता। तो p तीन टाइप के होते हैं, px py pz, इसीलिए यहाँ पे लिखा है एनी p ऑर्बिटल, यानी कि एक s और उसके साथ कोई सा भी p, सपोज करो px। तो इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आपका कहलाएगा sp टाइप हाइब्रिडाइजेशन, एक s और दूसरा p, दो नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ओके, नेक्स्ट होता है sp2। sp2 एक s और कोई भी दो p ऑर्बिटल, एक s दो p, नए जो ऑर्बिटल बनेंगे तीन, ये तो p जैसा ही बन गया है ऐसा। ओके, तो ये हो गया आपका sp2, ये तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगला है क्या, sp3, एक s और तीन p, चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, इनको कहेंगे हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऐसे ही sp3d होता है, जब इसमें एक d आ जाएगा, एक d आया तो dz² ऑर्बिटल यूज होता है। इनकी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे उसी के हिसाब से इनकी ज्योमेट्री होती है, sp में जैसे लीनियर होगी, आगे हम देखेंगे ये सारे। तो ये टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2, यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, sp3d2 तक ही ज़्यादातर। अब अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप जो है वो कैसी होगी, लीनियर, और बॉन्ड एंगल होगा 180। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी और बॉन्ड एंगल होगा 120। नेक्स्ट है sp3, तो टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। sp3d के अंदर होता है tbp ज्योमेट्री, इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तीन ये कुछ ऐसी होती है, एक ट्रायंगल और एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, एक अबव द प्लेन, तीन बॉन्ड आपके, तीन ऑर्बिटल आपके एक प्लेन में और एक इसके अबव द प्लेन एक इसके बिलो द प्लेन, इस तरीके से ज्योमेट्री होती है टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये वाले बॉन्ड को कहते हैं एक्सियल, अबव और बिलो द प्लेन, और ये तीनों एक प्लेन में होते हैं, इनको कहते हैं इक्विटोरियल्स। तो एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल होता है 90। एक ट्रायंगल बनाया, इनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 जो इक्विटोरियल है, और ये जो ऊपर और नीचे इनके बीच में कितना 90, और इन दोनों के बीच में 180। तो इसमें तीन तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं। sp3d2 में होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, 90 और 180 होता है इसमें। sp3d3 में होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब हम देखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, क्योंकि इन दोनों थ्योरीज को मिक्स करने के बाद ही क्या होगा, हम
दोनों चीजें हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी, इन दोनों से क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को आइडेंटिफाई करेंगे। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है, वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि जो मॉलिक्यूल की शेप होती है वो डिपेंड करती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पे। लोन पेयर मैंने बताया था, सेंट्रल एटम के अराउंड वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता वो लोन पेयर है, जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है वो है बॉन्ड पेयर। ओके, तो जो रिपल्शन होता है इनके बीच में, उस रिपल्शन को मिनिमाइज वो रिपल्शन जहाँ पे कम से कम होगा उनके बीच में, वही उसकी शेप होगी। तो रिपल्शन कैसे कैसे होता है रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, रिपल्शन का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर में, ठीक है। लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, जब बॉन्ड पेयर की बात हो रही है तो सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। ऐसा क्यों होता है, लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो लोन पेयर है ना वो सिर्फ किसी एक एटम के ऊपर, एक एटम के साथ क्या होता है, एक एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड होता है। जैसे वाटर का केस देखिए, इसमें ये बॉन्ड पेयर हुआ और इसके पास दो लोन पेयर भी होते हैं। तो बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्टेड है और ऑक्सीजन के साथ भी, सेम इधर। तो बॉन्ड पेयर दो एटम के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड होता है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल होता है। और लोन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड होता है, वो अनस्टेबल उसको कह सकते हैं एक तरीके से। तो इसीलिए ये फ्री होता है मूव के लिए इन दोनों के बीच में, लोन पेयर के बीच में, इसीलिए रिपल्शन ज्यादा होता है, ये रीजन है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डबल बॉन्ड अगर है तो डबल बॉन्ड में सबसे ज्यादा रिपल्शन, फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में, फिर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में। अगर कहीं डबल बॉन्ड आ गया है तो डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है ओके तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। लोन पेयर का इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। लोन पेयर का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है किसके ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप के ऊपर और बॉन्ड एंगल के ऊपर। इफ द लोन पेयर are absent then shape of molecule is identical with the electronic geometry of the central atom। जो अभी हमने टेबल देखी थी उसमें क्या कहा गया था कि जैसे sp है लीनियर होगा, sp2 है तो प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो अगर लोन पेयर एब्सेंट है वो तब होती है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो बदल जाती है शेप मॉलिक्यूल की। तो लोन पेयर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में। sp हाइब्रिडाइजेशन जैसे है तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, स्टेरिक नंबर कितना होता है, स्टेरिक नंबर इनका देखना होता है, स्टेरिक नंबर होता है 2 sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में। स्टेरिक नंबर कैसे देखते हैं, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं वो सॉरी जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वही उसका स्टेरिक नंबर है। जैसे sp के केस में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ, 2 हुआ। स्टेरिक नंबर 2 के केस में दो अरेंजमेंट पॉसिबल है, 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, या तो दोनों बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर एक भी ना हो तो ज्योमेट्री होगी लीनियर। जैसे एग्जांपल BH2 BCl2 BH2 पॉजिटिव NO2 पॉजिटिव, या फिर एक लोन पेयर हो और एक क्या हो बॉन्ड पेयर। सेंट्रल एटम के पास दो में से भाई दो स्टेरिक नंबर है, टोटल 2 है, अब वो दो में दोनों में बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर भी हो सकता है, 0 बॉन्ड पेयर नहीं हो सकते, फिर तो बॉन्ड ही नहीं बना, फिर तो मॉलिक्यूल ही नहीं है। ओके तो दो कंडीशंस, पहली दोनों बॉन्ड पेयर हो 0 लोन पेयर हो, दूसरी कंडीशन कहती है कि एक लोन पेयर हो और एक बॉन्ड पेयर हो। इसका एग्जांपल है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब इसको देखते हैं सबसे पहले BH2 का देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर कैसे है, इसके अंदर क्या है। सेंट्रल एटम क्या है बोरोन, क्योंकि बोरोन एक है हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन वैसे भी नहीं हो सकता सेंट्रल एटम। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3 2s2 और 2p1। इतना वो देखने की जरूरत नहीं, बस आउटर मोस्ट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, ठीक है, 1 2 3।
अब क्या है कि इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके पास नहीं है, 3 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन बचे और एक आया पॉजिटिव चार्ज और 2 इसने बनाए हैं बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp, ठीक है, लोन पेयर कोई नहीं है, सारे के सारे क्या है बॉन्ड पेयर है। ओके, तो इसकी शेप हो जाएगी लीनियर, क्योंकि ओके, तो ये हमारा पहला केस था जिसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है। तो जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो sp हाइब्रिडाइजेशन में, लोन पेयर कोई ना हो, तो शेप हो जाएगी क्या लीनियर, ठीक है, और बॉन्ड एंगल होगा कितना 180, शेप लीनियर, बॉन्ड एंगल 180। NO2 पॉजिटिव का देखते हैं एग्जांपल, NO2 पॉजिटिव, ठीक है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से एक गया, सीधा मैं लिख दे रही हूँ चार्ज। सबसे पहला काम यही करना है कि सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई कर लो, प्लस चार्ज किसके ऊपर जाएगा वो लगा दो, प्लस चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर ही जाएगा, साइड एटम पे नहीं जाएगा। या फिर दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, किसकी कम है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन की कम होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, कितने बॉन्ड बनाएगा 2, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ऐड कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड बने। अब हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास भी सारे के सारे क्या है बॉन्ड पेयर है। अब आप ये कहोगे तो 4 बॉन्ड पेयर 2 नहीं है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, एक सिग्मा और एक पाई, और मैंने क्या बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए है, पाई बॉन्ड के बारे में ये कोई बात नहीं करता। तो चाहे जितने पाई बॉन्ड हो, हमको ध्यान सिर्फ सिग्मा पे देना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 सिग्मा है बस, यहाँ पे 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, नो लोन पेयर, तो इसलिए इसकी भी शेप क्या होगी लीनियर, और बॉन्ड एंगल इसका भी होगा 180, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं जिसमें आ जाए एक बॉन्ड, एक लोन पेयर भी, सारे बॉन्ड पेयर थे अब एक लोन पेयर भी आ गया, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का केस। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या बनाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना लिया। अब ऑक्सीजन के तो 8 कंप्लीट हो गए, 6 ये और 2 ये, कार्बन के नहीं हुए, 4 और 2 6, कार्बन के 6 ही कंप्लीट हुए। तो अब क्या होगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसके पास अब क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें भी एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, तो सिर्फ सिग्मा एक ही होगा। ये क्या है लोन पेयर, एक लोन पेयर और एक इधर सिग्मा, वो क्या है बॉन्ड पेयर। तो केस हुआ एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तब भी इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी, शेप कैसी आएगी लीनियर। तो इसके केस में दोनों, चाहे लोन पेयर हो चाहे ना हो, sp के केस में शेप जो है लीनियर ही रहेगी, ठीक है। अब हम अगले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कि कहाँ पे ज्योमेट्री कैसी होगी, ठीक है, वो अगला है sp2, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हम ये सारा वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लोन पेयर का क्या इम्पैक्ट होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।